ख्वातीन हज़रात, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलाम जेके गुलिस्तान न्यूज़ की नशरियात गुलिस्तान न्यूज़ स्टूडियो नई दिल्ली से बराह रास्त। इस वक्त मैं हूं आपका मेज़बान इशफा गौहर। सामीन नाज़रीन, जैसा कि आप सबको इल्म है, इस प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम कोशिश करते हैं कि आप तक ताज़ा तरीन खबरें पहुंचाएं उस वक्त जब आप घर के अंदर चाय की चुस्कियां ले रहे हो वादी कश्मीर की सर्द तरीन हवाओं के अंदर और दफ्तर जाने की तैयारियों में लगे हैं, तो हम आपको फटाफट अपडेट करें कि रियासत के अंदर किस तरीके की सियासत है और मुल्क के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। क्योंकि साल 2019 रवां दवा है और साल 2019 में जहां जनरल इलेक्शन लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, वहीं पर रियासत के अंदर दोहरे चुनाव है, यानी लोकसभा के साथ साथ असेंबली के चुनाव होने भी तय है। अगरचे अभी हतमी तारीखों का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है, लेकिन उससे कबल ही रियासत की सियासत काफी गरमाई हुई है। हर चौपाल नुक्कड़ पे यही बात हो रही है कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से सियासी ऊंट अपनी करवट ले सकता है। और रियासत की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए वजीर आजम का दौरा भी इंतहाई अहम है। लेकिन इन सब खबरों के बीच सबसे पहले नई दिल्ली का रुख करते हैं, जहां से सबसे पहले हम आपको बताते चले कि मौसम का मिजाज बदला बदला दिल्ली के अंदर नजर आ रहा है। और पिछले 48 घंटों के दौरान जहां मुख्तलिफ मकामात पर मतला अबर आलूद ही दिखा, वहीं पर अब यह बात भी सामने आ रही है कि सुबह सुबह धुंध और कोहरे की वजह से कई ट्रेनें और परवाजों पर भी असर जो है वो बराह रास्त पड़ना शुरू हो गया है। और आज सुबह सुबह के एदाद शुमार को अगर हम देखें, अभी तक सुबह 8 बजे तक तकरीबन 16 ट्रेनें जिन्हें नई दिल्ली की ओर आना था वो फिलहाल डिले हो रही है। और ये डिले होने की वजह जो है वो रास्ते के अंदर जबरदस्त कोहरे और धुंध की वजह है। और मुख्तलिफ जो रियासतें हैं, चाहे साउथ से नॉर्थ की ओर जिन गाड़ियों ने आना है, जिन ट्रेनों को आना है, या दिल्ली के आसपास भी जो सुबह सुबह का माहौल है वो धुंध से भरा हुआ है। और इस वजह से कोहरे और धुंध के बीच सुबह ट्रैफिक की यातायात यानी ट्रैफिक का जो आना जाना है उस पर भी जो है वो खलल पड़ रहा है। और साथ साथ ट्रेन सर्विस जो है वो सुबह सुबह काफी मुतासिर देखने को मिली है। फिलहाल 16 ट्रेनें जो है वो ताखीर के साथ दिल्ली पहुंच रही हैं। ये पहली खबर हम आपको बताते चले। उसके साथ साथ महकमे मौसमियात की ही खबर हम आपको बताते चले कि फिलहाल दिल्ली के मौसम में सर्दी की शिद्दत जो है वो बरकरार रह सकती है, क्योंकि जहां जम्मू कश्मीर के अंदर मगरिबी हवाओं का असर हो सकता है, वहीं पर दीगर मकामात से भी इस तरीके की खबर है कि मगरिबी हवाओं का असर जो है वो हो सकता है। और ठंडी हवाओं के बीच रात का दर्जा हरारत जो है वो नीचे तक चला जा सकता है। और उत्तराखंड से ये खबर है कि वहां पर बर्फबारी दोबारा शुरू हुई है। अगरचे रियासत जम्मू कश्मीर के मौसम के बारे में यह माना जा रहा है कि फिलहाल 3 दिन तक मौसमियात महकमे की यह खबर है कि फिलहाल मतला अबर आलूद बीच बीच में रह सकता है, लेकिन बूंदाबांदी या बर्फबारी का कहीं भी इम्कान नहीं है। लेकिन ठंडी हवाएं दिल्ली के अंदर है और इस बीच ट्रेनें भी लेट है। ये एक खबर हम आपको बताते चले। अब जरा बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर, जो हम फटाफट आपको बताते चले कि दिल्ली में जो दूसरी बड़ी खबर है उसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से भी है, क्योंकि बात सुप्रीम कोर्ट की करेंगे, जहां पर मुख्तलिफ केस जेर समात है जम्मू कश्मीर के हवाले, चाहे 35A की आप बात करें, 370 की बात करें, या फिर अगर हम इन्हीं केसों के साथ साथ राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला है जो जेर समात सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, वहां पर कल रात देर गए एक फैसला लिया गया है बाबरी मस्जिद के हवाले से, क्योंकि माना जा रहा है कि जो सुनवाई कल होने जा रही थी वो फिलहाल कैंसिल हो गई है, क्योंकि जो नया जो बेंच नए सिरे से तश्कील दिया गया था और उस बेंच के एक ऑनरेबल जज साहब जो है वो 29 तारीख को छुट्टी पर है। इसलिए ट्यूसडे को जो हियरिंग होनी थी बाबरी मस्जिद के हवाले से वो नहीं होगी। इससे कबल हमने देखा था कि जस्टिस यू ललित जो है उन्होंने 29 तारीख की जो कार्रवाई थी उससे अपने आप को अलग करने की दरखास्त की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को तरतीब दिया था, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को तो लाया ही गया था, जिनमें जस्टिस BA बोधी साहब जो थे वो भी थे, लगाए गए थे, चीफ जस्टिस साहब खुद भी रहेंगे इसमें। उसके साथ साथ जस्टिस अशोक भूषण जी को लगाया गया था और जस्टिस अब्दुल नजीर
जो थे वो भी इस बेंच के हिस्सा बनाए गए थे और ट्यूसडे को ये समाअत जो थी वो होनी थी। फिलहाल खबर ये है कि 29/1/2019 को जो तारीख जो डेट होनी थी बाबरी मस्जिद के हवाले से उसको कैंसिल कर दिया गया है और नई तारीख अब चीफ जस्टिस दोबारा देंगे इस पूरे मामले पर। इससे कबल 10 जनवरी को भी जब हियरिंग हुई थी तो उस वक्त सीनियर काउंसिल राजीव धवन जी जो थे उन्होंने कुछ एतराजात उठाए थे और कहा था कि 1997 के पूरे मामले के अंदर जब यूपी के मुख्यमंत्री का जो केस लड़ रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जस्टिस यू ललित साहब उनकी पैरवी कर रहे थे, तो उस हवाले से फिर बात को आगे बढ़ाया गया था। तो उसके बाद जस्टिस यू ललित साहब ने खुद को इस केस से अलग कर दिया और उसके बाद नए बेंच को बनाया गया था, लेकिन अब बेंच की जो सुनवाई थी वो कल होनी थी। फिलहाल अयोध्या मामले पर कल भी सुनवाई नहीं होगी। कल हमने आपको सुनाया था कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ साहब ने यह कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं करती है वो स्टेट को यह रेफर करे, स्टेट 24 घंटों के दौरान इस पूरे मामले को निपटा सकती है। फिलहाल अब कल इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी, बात क्लियर हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स नई दिल्ली की भी बात करेंगे, क्योंकि एम्स के अंदर सुर्खियां इस वक्त एम्स से काफी ज्यादा आ रही हैं खबरें, क्योंकि माना जा रहा है कि एम्स ने जो एम्स का एक डिपार्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, उनकी तरफ से एक फॉर्म सर्कुलेट किया गया है सभी डॉक्टरों को, जिसके अंदर कास्ट, कलर और जो दीगर मामलात है उसमें वो लिखे गए हैं कि आप ये बताइए कि आप किस एरिया को बिलोंग करते हैं, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, आपका रिलीजन क्या है और दीगर ऐसे कुछ सवालात पूछे हैं जिन पर बरहमी का इजहार डॉक्टर फैटर्निटी की तरफ से किया गया है। और एम्स के जब जिम्मेदारों से इस हवाले से पूछा गया, और आज कौमी अखबार की बड़ी खबर यह है कि एम्स ने जिस तरीके से मजहब की बुनियादों पर और जात की बुनियादों पर डॉक्टरों की लिस्ट बनाने की कोशिश की है, यह बुनियादी आईन की खिलाफ वर्जी है और आईन ये हरगिज भी इजाजत नहीं देता है कि आप इस बुनियाद पर कोई डाटा कलेक्ट करें। तो उसके बाद एम्स की मुंतजमीन की तरफ से कहा गया कि उनकी ये नोटिस में नहीं है, अब देखते हैं कि ये फॉर्म कैसे बना है। लेकिन जिन डॉक्टर हजरात के पास ये फॉर्म चला गया है उन्होंने इस पर बरहमी का इजहार किया और चंद डॉक्टरों की तरफ से यह कहा गया कि जिस तरीके से डाटाबेस बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे पहले जब एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं तो वहां पर भी इस तरीके के सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आपका मजहब क्या है, आपका रंग क्या है, नस्ल क्या है, कहां से आप बिलोंग करते हैं, बल्कि टू द पॉइंट सवाल जो पूछे जाते हैं वो उनके उस शोबे के हवाले से पूछे जाते हैं जहां की और उनको जाना होता है। लेकिन जिस तरीके से डाटाबेस को बनाने की कोशिश की जा रही है, यह दरअसल कानून की खिलाफ वर्जी और सरीहन इसकी खिलाफ वर्जी जो वो होनी चाहिए। तो इसको देखते हुए एम्स आज अपनी पॉलिसी रखेगा सामने कि क्यों वो ऐसा कर रहा है और क्या गलती से ये हुआ है, क्या कुछ हुआ है, इस पर हमारी नजर रहेगी और आपको हम वो पूरा अपडेट जो है वो बताएंगे कि एम्स के अंदर जो सुबह से काफी ज्यादा सरगर्मियां चल रही हैं उस पर क्या कुछ होगा। चलिए अब जरा फटाफट अपनी रियासत की ओर हम रुख करेंगे और हम आपको बताते चले कि वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी साहब का दौरा जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से, और जम्मू कश्मीर वो फरवरी के महीने में जा रहे हैं और माना जा रहा है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जब वो जाएंगे न सिर्फ जम्मू जाएंगे बल्कि कश्मीर और लद्दाख वादी का भी दौरा वो कर सकते हैं। बावसूख जराया और ANI खबर रसाई इदारे के हवाले से जो बात सामने रखी गई है वो ये कही गई है कि वजीर साहब लगातार जब भी रियासत का दौरा करते हैं तो वो तीनों खित्तों के अंदर जाते हैं और इस बार भी नरेंद्र मोदी जी जो है वो तीनों खित्तों के अंदर जाएंगे। लेकिन इस बार का दौरा जो है वो मुख्तलिफ दौरों जो साबिका दौरे हैं उससे मुख्तलिफ होगा, क्योंकि इस बार 2019 के चुनाव भी हमारे सामने है और चुनाव से कबल वजीर आजम साहब जो आ रहे हैं वो तरक्याती मंसूबों के हवाले से यहां पर संग बुनियाद रखने के हवाले से आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि जब से वजीर आजम साहब ने टेक ओवर किया है उसके बाद लगातार वजीर आजम जो है वो
जम्मू कश्मीर आते रहे हैं और इस बार भी उनके आने का मकसद जो है वो तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के हवाले से अपनी हिकमत अमली को तरतीब देना है और फाउंडेशन स्टोन भी कुछ अहम तरीन प्रोजेक्टों को रखना है, जिनमें एम्स, चाहे वो कश्मीर का एम्स हो या जम्मू का एम्स हो, वहां पर फाउंडेशन स्टोन रखी जाएगी। इसके साथ साथ लद्दाख के अंदर वजीर आजम साहब जो है वो कुशक बकोला जो एयरपोर्ट है उसकी तजदीद कारी जो हुई है, जो एक्सपेंशन हुआ है, उस पर इनॉग्रेशन होगा। और साथ साथ श्रीनगर करगिल लेह ट्रांसमिशन लाइन जो काफी पुरानी और दीरीना डिमांड थी, उसको लेकर भी जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा। और माना जा रहा है कि जम्मू के अंदर जो है बाज़ाब्ता तौर पर एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी। और उसके साथ साथ अगर तरक्याती मंसूबों की हम बात करें और स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो लगातार वजीर आजम के दौरे से कबल मीटिंगों का सिलसिला जारी है। और रोहित कंसल साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग है, उनकी और वजीर आजम दफ्तर के साथ और चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम साहब लगातार मीटिंगों का सिलसिला तेज किए हुए हैं, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, श्रीनगर के अंदर हो, लेह के अंदर हो, कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स को फाइनल किया जाए। VVIP मूवमेंट के दौरान कौन से लोग ऐसे होंगे जो स्टेज पर बैठेंगे, किस तरीके से मोटर गेट को चलने की इजाजत होगी और क्या कुछ होगा। इस सारे प्रोग्राम को जो लगभग फाइनल किया गया है। एक तरफ से यह खबर है, लेकिन दूसरी तरफ से खबर यह है कि वजीर आजम का दौरा जहां चंद सियासी जमातों की तरफ से इस्तकबाल किया जा रहा है, वहीं पर कुछ सियासी जमातों की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि जब 2019 के चुनाव सामने हैं तो 2019 के चुनाव पर जिस तरीके की सियासत करने की कोशिश की जा रही है रियासत के अंदर, इससे भाजपा को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, मुबस्सिरीन का मानना है। लेकिन हमारे साथ सीधे इस वक्त हम करगिल चलते हैं, लेह चलते हैं, जहां से हमारे साथ RP रिगजिन साहब सीनियर कांग्रेस लीडर है और फॉर्मर CEC भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया RP रिगजिन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सवाल जो आज का है वो करगिल के एतबार से या पूरे लद्दाख के एतबार से काफी इंपॉर्टेंट है। दो हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स, एक एयरपोर्ट का जो मामला काफी सालों से कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस एक्सपेंशन को इनॉग्रेट करेंगे, और फिर करगिल जो ले श्रीनगर लाइन हमारी थी, पावर लाइन, करगिल ले ट्रांसमिशन लाइन, उसको भी इनॉग्रेट करेंगे। वजीर आजम हिंद के आमद को किस तरीके से आप देखते हैं और कितनी उम्मीदें लद्दाख के सूबे की आवाम को है? एज ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव के आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे कि RP रिगजिन साहब जो हमारे साथ है वो हमारे साथ जुड़े और उनके साथ हम बात करें, क्योंकि लद्दाख की जब हम बात करते हैं तो लद्दाख काफी हाई प्रोफाइल एरिया है और वहां पर लगातार जो है सबकी नजर रहती है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पर भी नजर जरूर रहती है। लेकिन लद्दाख की आवाम की शिकायत है कि इससे पहले भी चंद प्रोजेक्टों पर फाउंडेशन स्टोन तो रखा गया था, लेकिन बाद में वो कभी मुकम्मल ही नहीं हुए, चाहे टनल की बात करें या दीगर प्रोजेक्टों की बात करें। और यही वजह है कि अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से ये बात सामने रखी गई है कि वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर आए, ये खुशाइंद है, ये खुशामदीद है, लेकिन जो पहले ही प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए थे उन प्रोजेक्टों का क्या, उन पर रिव्यू क्यों नहीं लिया जा रहा है और उन पर बात क्यों नहीं हो रही है? हमारे साथ RP रिगजिन साहब दोबारा जुड़ चुके हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला रिएक्शन, वजीर आजम साहब फरवरी के पहले हफ्ते में जम्मू कश्मीर का दौरा करने आ रहे हैं और दो बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लद्दाख की आवाम के लिए हम वक्फ किए जाएंगे। किस तरीके से इन दो प्रोजेक्टों को आप देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को पॉलिटिकली आप कैसे देख रहे हैं? जी, लद्दाख क्षेत्र में लोग बड़े उत्सुकता के साथ प्रधानमंत्री के विजिट का इंतजार कर रहे हैं। ये आम चुनाव से पहले मोदी जी का अब लास्ट विजिट होगा लद्दाख का जी, और उन्होंने बहुत सारे वादे कर रखे हैं, जिसमें सबसे पहला तो लद्दाख को यूटी देने का था, कैलाश मानसरोवर रोड खुलवाने का था, बोटी लैंग्वेज को संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल करने का था,
जोजिला टनल को जिन्होंने खुद फाउंडेशन स्टोन डाला था और कहा था 8 साल छोड़िए 5 साल में हम पूरा करके दे देंगे, उसका काम चलवाने का हो। तो इस तरह बहुत सारे वादे हैं जो आज तक पूरा नहीं हुए हैं। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जब मोदी जी लास्ट टाइम यहां पर आएंगे तो इन चीजों पर उनका क्या कहना रहेगा, क्या होगा जी। बाकी रहा जो एयरपोर्ट का एक्सटेंशन का मसला है, यूपीए के समय में ये किया गया हुआ एक काम है जिसको एयरफोर्स के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से काम शुरू नहीं करवाया जा चुका था। अच्छी बात है, ये काम अब शुरू होगा। जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका भी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पर एग्रीमेंट और वो डिसीजन लिया गया हुआ था। ये अब मोदी जी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, लेकिन ये काम आगे पूरा नहीं हुआ है, ये भी हमें मालूम है। तो अब ये इनॉग्रेशन करने के बाद किस तरह का पावर का स्टेटस यहां रहेगा वो तो बाद में ही बताया जा सकता है। तो अब देखिए उनका विजिट आता है, वो यहां पर आके किन किन चीजों का दोबारा से फिर घोषणा करते हैं, डिसीजन लेते हैं या दिया जाता है, उस पर निर्भर करता है। यानी आपकी उम्मीदें अभी भी है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आएंगे और जो बुनियादी सतह पे वादे किए गए थे उनको पूरा करवाने की कोशिश भी की जाएगी। बहुत शुक्रिया आरपी रिगजिन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फॉर्मर सीईसी ले हमारे साथ बात कर रहे थे और कह रहे थे कुछ वादे किए गए थे, कुछ काम होने बाकी है, कुछ पर फाउंडेशन डाली गई थी लेकिन काम हो नहीं पाए। लेकिन जब वज़ीर-ए-आज़म साहब जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे तो इन सभी सवालों का जवाब भी उनकी तकरीर में जरूर मिलेगा। हमारे साथ हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी भी जम्मू से जुड़ चुके हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हर दिन गुजरने के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर जो ग्राउंड वर्क है वो तेज किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लगातार चीफ सेक्रेटरी साहब मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहे हैं और ग्राउंड पर जब हम देखते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो गियर अप हो रही है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और पॉलिटिकल पार्ट के बीच आवाम की नजरें इस बार सबसे ज्यादा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर है क्योंकि 2019 के चुनाव सामने हैं। किस तरीके से आप इसको पॉलिटिकली देखते हैं और डेवलपमेंटल ओरिएंटेड पर जिस तरीके से लद्दाख की आवाम कह रही कि बहुत से वादे किए गए थे, काम कुछ शुरू किया गया, कुछ रुका गया और कुछ अभी भी रुका है, तो इस बीच कहां पर सबको आप देख रहे हैं और कितना इंपॉर्टेंट ये है और क्या इसे मैं ऑफिशियली ये मानूं कि अब इलेक्शन बिगुल बच जाएगा यहां पर? हाँ, ये मान के चलना पड़ेगा और ये मुझे लगता है कि जम्मू का ये आखिरी दौरा होगा जम्मू कश्मीर की रियासत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2019 के चुनाव के पहले का जी। क्योंकि उसके बाद मुझे लगता है कि जल्दी ही कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लग जाएगा। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और इस रैली को भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अच्छे तरीके से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। यही एक वजह है कि एक उस पूरे मैदान को समतल कर दिया गया है। यहाँ कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि वहां जितनी इंक्रोचमेंट थी वहां हटाया जाए, लोगों को हटाया गया वहां से। और कल मैं वहां खुद उस ग्राउंड में गया था जहां पे रैली को एड्रेस करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरी ओर लगातार मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं और बीजेपी के लोगों को गियरअप किया जा रहा है कि आपने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथ लानी है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पब्लिक रैली को एड्रेस करें और साथ में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनॉग्रेट कर सके। विनोद जी, ये तो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की बात है, लेकिन आम जनता जो इस पूरे प्रोसेस को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही है, जो डायरेक्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ काफी उम्मीदें हैं, उनका नब्ज क्या कुछ कहता है? क्या कुछ मूड ऑफ द जम्मू कश्मीर है? देखिए, लोकसभा इलेक्शन को लेकर के जम्मू कश्मीर, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस जिस जगह पे वो आ रहे हैं या जो उन्होंने प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करना है, वहां पे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में, ये मान के चलना पड़ेगा। और ना कश्मीर में क्या हालात होंगे ये अलग बात है, लद्दाख में क्या होंगे ये अलग बात है, लेकिन जम्मू प्रोविंस में जहां पर एम्स को जहां का एम्स बनाया जाना है, जहां पर एम्स का फाउंडेशन स्टोन रखा जाना है, उस सारे एरिया के लोग पसंद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिपीट किया जाए। विनोद जी, क्या मैं ये मानूं जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर माना जा रहा था है
प्राइम मिनिस्टर के आने के बाद उस पर कुछ फर्क पड़ेगा और थोड़ी सी राहत उन लीडरों को मिल सकती है जिनके खिलाफ अवाम नाराज है? देखिए, आप विधानसभा की बात करेंगे तो वो अभी सारी चीजें स्पेकुलेटेड होंगी। अगर आप लोकसभा की बात करेंगे तो लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विजिट का इम्पैक्ट पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी जम्मू पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में, उधमपुर डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं सुधार जरूर आएगा, ये हमें मान के चलना चाहिए। तो बाकी जो लोग अपने एमएलए से नाराज हैं वो अभी कुछ कहना ये जल्दबाजी होगी, क्योंकि बहुत जब दोबारा से कैंपेन चलेगी विधानसभा चुनाव की, वो सारी चीजें तब सामने आएंगी। लेकिन ये है कि लोकसभा में ये ना इस रैली ये रैली एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। दोबारा आपके पास प्रोग्राम में लौटेंगे कुछ और खबरों के लिए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ सज्जाद करगिली मारूफ समाजी कारकुन भी है और जर्नलिस्ट भी है। ये किस तरीके से वजीर आज़म साहब के दौरे को देखते हैं विज़ाविज़ कश्मीर, विज़ाविज़ लद्दाख और विज़ाविज़ जम्मू? सज्जाद करगिली साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा जम्मू कश्मीर है और उससे पहले मैराथन चल रहा है, मीटिंग्स का सिलसिला एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से गियर अप हो रही है, लेकिन ओवरऑल जो थर्ड पिलर हमारा है जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी, वो इस पूरे को कैसे देखती है? एज एन इंपॉर्टेंट वॉचडॉग के तौर पर आप किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर के विजिट को देखते हैं? चलिए, इनका राब्ता कट चुका है, कोशिश करेंगे कि दोबारा भी बाद में हो। फिलहाल हम बात कर रहे थे वजीर आज़म के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से, जो फरवरी के पहले हफ्ते में होने है, और इसके बाद पता लगेगा कि मूड किस तरीके का बनेगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की भी बातें हो रही है। लेकिन वजीर आज़म साहब जब फाउंडेशन रखेंगे कुछ प्रोजेक्टों का, उसके बाद जब वो बात करेंगे तो विजन और मिशन क्या होगा बीजेपी का 2019 के हवाले से, वो जम्मू कश्मीर के एतबार से काफी इंपॉर्टेंट होगा। और जम्मू की आवाम, कश्मीर की आवाम और लद्दाख की आवाम कितना उसको एक्सेप्ट कर पाएगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक के उस पार आप आएंगे तो आपको बताएंगे कि एक बड़ा स्कैम हुआ है, और वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। क्या कुछ वो है, और साथ साथ किस तरीके की सूरत हाल हमारी श्रीनगर जम्मू हाईवे पर है। और तीसरी बड़ी खबर जो हम आपको बताएंगे वो ये बताएंगे कि सरेंडर पॉलिसी जो है उसको दोबारा बनाने की बात मरकज की तरफ से की जा रही है, और रियासती हुकूमत ने एक ब्लूप्रिंट बनाया। उस ब्लूप्रिंट में क्या कुछ है, उस पर तजिया निगार क्या कुछ कहेंगे, सारी तीनों बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। We are here with an objective to provide outstanding education. Our journey would not have been possible without the blessings of Almighty and dear parents who strongly repose their confidence on us. On behalf of management, my heartfelt thanks to dear parents, staff and students for their continuous support. ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल प्रोग्राम सलाम जेके में, जो आप इस वक्त गुलिस्तान न्यूज के नई दिल्ली स्टूडियो से बराह रास्त देख रहे हैं। और अब जरा बात करते हैं सबसे पहले बाज़ाबादकारी के हवाले से, और मिलिटेंट जो सरेंडर करे उसकी बाज़ाबादकारी किस तरीके से हो, उसे कौमी दायरे में किस तरीके से लाया जाए, इस पर काफी सालों से जो है वो बहस चल रही थी, और मुख्तलिफ प्रोग्रामों को अमलाने की बात कही जा रही थी, और कुछ प्रोग्रामों को हाथ में भी लिया गया था। आपको याद होगा कि साबिका हुकूमत के दौर में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बरसरे इख्तिदार थे उमर अब्दुल्ला की सरकार में 2010 के दौरान, तो एक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, अडॉप्ट किया गया, जिसमें सरहद पार बैठे मिलिटेंट जो बंदूक बरदार है जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुक है, अगर वो वादी वापस आना चाहते थे तो उनके लिए सरेंडर पॉलिसी का एक पूरा बंदोबस्त रखा गया था, और वो बाज़ाब्ता तौर पर सरहद अबूर करके इस पार आ सकते थे। वागा, अटारी, सलामाबाद, चकंदाबाग क्रॉसिंग पॉइंट्स को इसलिए रखा गया था, और इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है
एयरपोर्ट्स है वहां पर वो आके सरेंडर कर सकते थे, जिसके बाद हुकूमत जो थी वो अपनी सरेंडर पॉलिसी के तहत इस पर काम करती। और ये सिलसिला कुछ देर तक चला, कुछ लोग इस पार आए और CID डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की बाज़ाबादकारी के हवाले से भी काम किया, लेकिन बाद अज़ां इस पॉलिसी पर सवाल उठाए गए और सवाल उठते उठते सरकार चली गई। लेकिन अब बात यह आ रही है कि मौजूदा दौर के अंदर भी एक और पॉलिसी को अडॉप्ट करने की बात हो रही है, क्योंकि मरकजी हुकूमत की तरफ से यह कहा गया कि एक जामिया पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाए उन लोगों के लिए जो लोग सरेंडर करें, जिनके हाथ में बंदूक है लेकिन कौमी दायरे में आना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद जिन मुश्किलों से उन्हें निपटना पड़ता है वो उन्हें ना आए और वो वापस रिसाइकल होकर मिलिटेंसी की सफ़ों में न जाए। इस सिलसिले में कुछ पॉलिसी होनी चाहिए जिसको इम्प्लीमेंट और अडॉप्ट करके नौजवान को फायदा मिल सके। और इसी नई सरेंडर पॉलिसी को यह माना जा रहा है कि अब इसमें जो है वो 2-3 चीजें काफी अहम रखी गई है और इसको बाज़ाबादकारी के हवाले से जब देखते हैं तो 5 से 6 लाख रुपया जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट इसके बैंक में रहेगा और PMKYV और हिमायत स्कीम के तहत उसको ट्रेन भी किया जाएगा और हर साल हर महीने उसको 4,000 रुपया जो है वो माहाना भी दिया जाएगा। और पुलिस जो इस फाइल जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहा गया है कि 10 साल तक इसको मॉनिटरिंग में रखा जाएगा, इन्हें 10 साल तक उसको यही 4,000 रुपया मिलेंगे जो बैंक की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा और 10 साल के बाद जब CID क्लियरेंस उसको मिलेगी उसके बाद बैंक से ये पैसा निकाल सकता है और अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकता है। एक प्रोविजन ये भी रखा गया और दूसरा प्रोविजन इसमें यह रखा गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए PMKYV और हिमायत स्कीम के तहत प्रायोरिटी दी जाएगी उन नौजवानों को जो कौमी दायरे में आना चाहते हैं। तो ये बात जो ही सामने आई उसके बाद ये पॉलिसी जो है ये सर्कुलेट की गई है मुख्तलिफ एजेंसीज को भी, चाहे वो मरकज की है या स्टेट की है, और उनसे कहा गया कि वो अपना फीडबैक दे ताकि अगर कुछ और बेहतरी या कुछ और काटने वाला मामला इसमें है तो वो कर सके। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल SK मंगोत्रा साहब ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने एक कसीर जिंदगी का एक तवील वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर गुजारा है और वॉर फ्रंट पर गुजारा है। कर्नल SK मंगोत्रा साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। नई पॉलिसी की बातें हो रही है, 5 से 6 लाख रुपया डिपॉजिट करने की बात हो रही है, हर माह 4,000 रुपया देने की बात हो रही है वो भी बैंक इंटरेस्ट के जरिए से, और बाद में 10 साल के बाद क्लियरेंस CID डिपार्टमेंट देगा तब आप इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। उस बीच हिमायत स्कीम और प्राइम मिनिस्टर कौशल योजना स्कीम को इंप्लीमेंट करवाने की बात जो हो रही है, ये जो नया प्रोसेस शुरू करने की कोशिश हो रही है, क्या आपको उम्मीद है कि इससे कोई फ्रूटफुल नताइज जम्मू कश्मीर से देखने को मिल सकते हैं? की पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक है कि बारामूला के आवाम को भी जिसने कि बिल्कुल बारामूला को घोषित कर दिया कि आतंक फ्री है, और इसमें मैं कहूंगा कि आवाम का एक बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसी जो पॉलिसीज आती हैं, देखिए हमारी गवर्नमेंट का और हमारे आवाम का यहाँ पर और हमारी मरकज गवर्नमेंट का यही एफर्ट है और स्टेट गवर्नमेंट का भी यही एफर्ट है कि किसी न किसी तरीके से इन बच्चों को जो बहक गए या गलत रास्ते पे चले गए उनको ठीक रास्ते पे लाया जाए। तो ठीक रास्ते में लाने के लिए हमारे को जितनी भी कोशिश हम कर सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए और इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, ये चीज एक जरूर देखनी पड़ेगी आपको कि अगर ये पॉलिसीज आप लाते हैं अवाम इसका बहुत खैर मकदम करेगा, पर दूसरी बात ये है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे अभी आपने सुना कि 3 जो एक अवाम ने को लागू किया था गवर्नमेंट ने इस रूल को कि भाई जो रजिस्ट्री की जाएंगी और उसका वो कैंसिल कर दिया, और ये दूसरी अगर गवर्नमेंट आए और कल को ये जो प्लान बना है और एक लक्ष्य उसका नतीजा जो है वो निकलना शुरू हो जाए और उसके बाद ये कैंसिल हो जाए तो ये एक बहुत फिर गलत सी बात हो जाएगी। पर यह अवाम डेफिनेटली इसको बहुत अच्छा एक मौका समझेगा और मुझे यकीन है कि कुछ लोग जो हैं, जो बच्चे हैं जो भड़क गए हैं, वो मेन स्ट्रीम में आने की पूरी कोशिश उनको करनी चाहिए और हमारी तरफ से पूरी एफर्ट होनी चाहिए। और ये एक वन ऑफ द जो हमने एक जरिया बनाया है गवर्नमेंट ने, लगता है कि अच्छी बात है कि उनके लिए जो है वो पैसा जमा किया जाए और उनको 4,000 रुपये महीना भी दिया जाए और उसके साथ
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो है उनको प्रेफरेंस दी जाए। और मुझे लगता वापस जैसे कि अभी बारामूला अगर डिक्लेयर हो गया है तो इसी तरह धीरे 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 अगर ऐसी कोशिशें होती रहेंगी तो मुझे लगता है कि दूसरा जिलों के आवाम भी इस चीज को देखेंगे और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करेंगे और ऐसी पॉलिसीज के साथ एक अच्छे नतीजे निकलेंगे और बच्चे जो हैं वो वापस अपने अपने माँ बाप के पास और गलत रास्तों पर नहीं जाएंगे। ये तो एक बड़ी, मैं कहूंगा कि एक अच्छी स्कीम है और इसके ऊपर स्टडी की जा सकती है और इसको अच्छा बनाया जा सकता है, देखा जा सकता है कि इसमें कुछ माइनस या प्लसेस की जा सकती हैं। ऐसी कई स्कीम जो है वो लागू की जा सकती हैं और वापस जो है हमारा कश्मीर जो है जिसको एक कहें कि नजर लग गई है वो वापस एक जन्नत जो है वो बन सकता है। और अभी आप देखें कि इस वक्त जो है टूरिस्ट कितने जो है दुनिया जहान का ना हिंदुस्तान बल्कि दुनिया से जो है टूरिस्ट जो है वो वहां पर कश्मीर में आया हुआ है और इस बर्फबारी का नजारा ले रहा है और मजा ले रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये एक अच्छा स्टेप है और ऐसे और स्टेप जो है वो लाए जा सकते हैं अगर इसका नतीजा अच्छा निकलता है और बच्चे जो है वो सरेंडर के पॉलिसी में आते हैं तो एक बहुत अच्छी जो बात है वो हो सकती है और बच्चे धीरे 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 इस बात चीज को समझेंगे। ठीक है मंगोत्रा साहब, यहाँ पर एक और चीज जानना चाहूंगा, चूंकि इलेक्शन ईयर है और इस तरीके की पॉलिसी जब आप इम्प्लीमेंट करवाएंगे या अप्रूवल के लिए लाते हैं तो क्या इसको एट द नेशनल हुकअप पर जब आप इसको देखेंगे तो कितना काउंटर इसको हो सकता है और रीजनल नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, क्योंकि उनके हाथ में तो इलेक्शन का झुंझुना मिल जाएगा सरकार को घेरने के हवाले से? नहीं, देखिए सरकार को मिलना दैट इज तो जो सियासी लोग हैं हमारी जो है, आप देखिए गवर्नमेंट की एक एफर्ट रहती है, सियासी जो लोग हैं वो उसको किस तरीके से मोड़ देते हैं, किस तरीके से वो उसको मोड़ते हैं अपने फायदे के लिए, ये एक अलग बात हो जाती है। पर हम उस पॉलिसी को अगर कह रहे हैं तो हमने इस तरीके से कहा है कि इसका नतीजा बहुत अच्छा निकल सकता है और लोग बच्चे जो हैं वो भड़के हुए उनको लगता है कि मैं एक अच्छी मुझे स्कीम मिल रही है और मैं आ रहा हूँ और मैं कहूँगा कि आप देखिए बच्चे चाहते हैं जो भटक चुके हैं और या जो गलत रास्ते पे चले गए हैं कि हम वापस अपने माँ बाप के अपने वालिदों के पास जाएं, वालिदैन के पास जाएं और अपने घर में अपने आराम से अपनी जिंदगी गुजारें। और ऐसे बहुत से पैकेजेस खुले हुए हैं, तमाम जो आप जिसको हम बोलते हैं हम कहेंगे कि तमाम चैनल्स खुली हैं, इनको आप फौज में आ सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स में आ सकते हैं, तमाम रास्ते जो हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इनके पास हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं और सियासी लोग जो हैं वो इस चीज को उनको भी समझना पड़ेगा और उनको भी ठीक इस चीज को हल देखना पड़ेगा। तो इसका जो है वो सियासी फायदा उठाएंगे तो फिर वही बात है कि बात वहीं की वहीं रह जाएगी और बात जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया कन्याश के मंगोत्रा साहब हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी बात रखने के लिए कि शुरुआत है, इसको और बेहतर बनाया जा सकता है और जो खदुखाल इसके रखे गए हैं इस पर जब और डिबेट डिस्कशंस होंगी तो इसका फायदा जो है वो रियासत के उन नौजवानों को मिल सकता है जिनके हाथ में बंदूक है और अगर वो वापस कौमी दायरे में आना चाहते हैं और सरकार की तरफ से कोई इस तरीके की पहल होगी तो इसके बेहतर नताइज निकल सकते हैं। उम्मीद यही करें कि हालात बेहतर हो और नताइज भी इसके बेहतर निकल सकते हैं। अब जरा बात करते हैं मौसम के मिजाज की। मौसम का मिजाज जैसे मैंने पहले ही खबर में कहा था कि दिल्ली के अंदर मतला अबर आलूद है और सुबह सुबह धुंध भी काफी ज्यादा होती है, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम की बेहतरी के साथ ही श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा जो 6 दिन तक मुसलसल बंद रही थी, 6 दिन के मुसलसल बंद होने के बाद यकतरफा गाड़ियों की आवाजाही के लिए खोल दी गई है। और कल हमने देखा कि 6 दिन के मुसलसल बंद रहने के बाद गाड़ियों को आगे पीछे जाने की इजाजत दी गई और 270 किलोमीटर लंबी इस कौमी शाहरा पर जो गाड़ियां दरमानदा थी, सबसे पहले कोशिश की गई कि उन गाड़ियों को वहां से निकाला जाए। ये बात जो है कल भी हमने देखी थी। और अगर हम आज की बात करें जो अभी हमारे पास खबर आई है कंट्रोल रूम के हवाले से, मतला कुछ मकामात पर अबर आलूद है, लेकिन मौसमियात महकमे मौसमियात की बात को अगर देखें तो महकमे मौसमियात का मानना है कि फिलहाल न तो बारिश पड़ेगी और ना ही बर्फ हो सकती है, लेकिन पसियां गिराने का सिलसिला और खदशा जो है वो बराबर बना हुआ है। और यही वजह है
कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, क्विक रिस्पांस टीम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन स्ट्रेच पर अलर्ट खड़ी है जहां जहां पर इस तरीके का खदशा है कि पसी गिराने की वजह से रास्ता बंद हो सकता है, या जहां पर यह खदशा है कि अगर पसी गिराई तो जानी या माली नुकसान हो सकता है। तो वहां पर एहतियात बरतने के लिए डोजर्स भी खड़े हैं, वहां पर एहतियात बरतने के लिए मैन और मशीनरी को तैयार रखा गया। लेकिन फिलहाल खबर यह है कि लगातार श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार जो है वो जारी है। इधर महकमे मौसमियात की बात अगर करें तो कल जो दर्जा हरारत हमारे तक पहुंचा है, श्रीनगर के अंदर दर्जा हरारत जो था वो 1.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जबकि काजीगुंड में यही दर्जा हरारत जो था वो 6.6 डिग्री, और इसी तरीके से सबसे सर्द तरीन इलाका जो है वो लद्दाख सूबे का द्रास है, जहां पर पारा जो है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। हम कोशिश कर रहे थे कि नदीम इकबाल हमारे साथ जुड़ते ताकि उनके साथ हम मजीद बात करके उनसे पूछते कि क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन फिलहाल खबर यह है कि श्रीनगर जम्मू हाईवे यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है और ट्रैफिक लगातार वहां पर जारी है। चलिए कोशिश अभी थोड़ी देर में हमारे साथ नदीम इकबाल ज्वाइन करेंगे जिनसे हम अपडेट लेंगे, क्योंकि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह का अपडेट लेना काफी जरूरी होता है। और यह भी अब खबर आ रही है कि कुछ मकामात पर जो है वहां पर ट्रैफिक जैमिंग की भी खबर जो है वो आना शुरू हो गई। नदीम इकबाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, क्या कुछ खबर है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के हवाले से? जी गौर साहब, जिस तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की बात करें तो गुज़श्ता 6 दिनों से शाहराह बंद थी। कल 7वें रोज जो है काफी मेहनत और मशक्कत रही ट्रैफिक पुलिस, एग्जीक्यूटिव पुलिस और क्लियरेंस एजेंसी की, जिसके बाद शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त को मुमकिन बनाया गया। और अगर आज हम बात करें तो ट्रैफिक अथॉरिटीज ने यह फैसला लिया है कि आज जो दरमानदा गाड़ियां हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, अगर जो गुज़श्ता 6 दिनों की हम बात करें तो रसोई गैस, जैसे अगर सब्जियों की बात करें तो उन चीजों की कहीं ना कहीं वादी कश्मीर और बानीहाल की बात करें तो कमी पाई जा रही थी। तो इन गाड़ियों को जो है आज आगे बढ़ने की इजाजत दी गई। लेकिन दूसरी बात अगर हम करें, जिस तरह से स्टोन फॉल हुआ और पस्सियां हुई, तो वन वे ट्रैफिक है, इस पे सिंगल क्रॉसिंग है, तो कहीं ना कहीं जो है ट्रैफिक जैमिंग भी इस रोड पर जो है देखने को मिल रही है। और ट्रैफिक हुकाम का ये कहना है कि क्लियरेंस का काम भी साथ साथ चले और इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है इसमें सुधार देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ट्रैफिक जो है वो लगातार चल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए नदीम इकबाल। अब जरा बात करते हैं सरहदों के हवाले से, क्योंकि कल पूरे दिन वक्फे से सरहदें आग उगलती रही। और सरहद की जब हम बात करते हैं तो रजौरी से कल लगातार पूरे दिन ये खबरें आई कि सरहदी कशीदगी के बीच आम लोगों की जिंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई है और जो माटार दागे गए हैं, उसका माकूल जवाब जो है वो फोर्सेस की तरफ से वापस भी दिया गया है। और डॉन जो पाकिस्तानी अखबार डॉन और नेशन की खबर को अगर हम सही माने तो सरहद के उस पार भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचने की खबरें जो है वो मौसूल हुई है। यानी पाकिस्तान और भारत की फौजों के बीच लगातार पिछले कई रोज से वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जो है वो जारी है। और कल भी इस पूरे सेक्टर नौशेरा सेक्टर के अंदर तकरीबन 4-4:30 बजे तक पाकिस्तान की तरफ से यके बाद दीगर इलाकों के अंदर गोले दागे गए, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों के अंदर काफी तनाव और दहशत जो था वो देखने को मिल रहा था। इधर सूबाई इंतजामिया और जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की थी कि वो घरों के अंदर ही महफूज रहें और बाहर घूमने से जो है वो गुरेज करे तब तक जब तक हालात थोड़े से बेहतर ना हो। ताहम किसी तरीके से भी किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला वहां पर मौसूल नहीं हुई है। सर्दी के अयाम चल रहे हैं और सर्दी के अयाम के बीच जिस तरीके से गोलाबारी हो रही है उससे लोग जो वहां पर रह रहे हैं वो काफी परेशान है। लेकिन लोगों की तरफ से आवाज जो आई है वो एक बार फिर ये मांग उठी है कि जेर जमीन बंकर बनाने का मामला जो मरकजी हुकूमत की तरफ से वादा किया गया था और रियासती हुकूमत के जिम्मेदारान वहां पर आए थे, लेकिन आज तक भी वो जेर जमीन बंकर जो है वो तामीर नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से काफी दहशत के साये में उन्हें रहना पड़ रहा है। जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। जमशीद, आपने अगली चौकियों का भी दौरा किया था, पिछले दिनों लोगों से भी मिले थे और इस बीच पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला भी लगातार कल पूरे दिन जारी रहा। आज सुबह से क्या कुछ सूरत हाल आपके पास है और जो अवाम इसकी जद में आती है,
सुना है कि एक बार फिर नालाओं परेशान है हुकूमती इदारों से। जी गौर जी, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक की आवाम की बात करें तो आवाम पिछले कई बरसों से परेशान ही है, क्योंकि कई बरसों से आवाम के साथ जो वादे किए जा रहे हैं कि इनके लिए बंकर बनाए जाएंगे, ताहम जमीनी सतह पर अभी तक ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बंकर ना होने की वजह से भी लोगों को कई किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और 2019 के ही अगर हम बात करें तो 2019 के पहले महीने यानी जनवरी के पूरे इस पहले महीने में एक भी दिन ऐसा खाली नहीं गया जब पाकिस्तान ने बिला इख्तियार गोलाबारी का सिलसिला शुरू ना किया हो। और इसी महीने में अगर हम बात करें तो 2018 के मुकाबले में 2019 का आगाज ही जिस तरह इसे गोलाबारी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक ऑफिसर समेत एक कांस्टेबल हलाक हुआ और 2 पोर्टर भी इसमें हलाक हो चुके हैं इसी महीने नौशहरा सेक्टर में। इसके बाद हालात काफी कशीदा हैं और लोगों की तरफ से बार बार एक ही मांग की जा रही है कि जमीन बोझ बंकर बनाए जाए, और इंतजामिया की जानिब से ये बातें जरूर कही जा रही हैं कि कम्युनिटी बंकर के साथ साथ इंडिविजुअल बंकर भी बनाए जाएंगे। ताहम जमीनी सतह पर अभी तक ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये ऐलान ही देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी का सिलसिला शुरू है, इस तरह ऐसे लग रहा है कि जैसे 2016-17 में लोग नौशहरा सेक्टर से हजारों की तादाद में हिजरत करके निचले इलाकों में पहुंच गए थे, और इस बार के हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि कई लोग हिजरत करने पर मजबूर न हो जाएं, क्योंकि लोगों के लिए अभी तक बंकर तामीर नहीं की गई, जिससे लोगों में डर व खौफ जरूर देखने को मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लोगों के अंदर डर और खौफ भी है, ज़ेर ज़मीन बंकर तामीर नहीं हुए हैं। मरकज की तरफ से फराख दिलाना इमदाद की बात की गई थी, हजारों बैंकरों में से सिर्फ चंद सौ बैंकर बनाए गए हैं, और वो भी उन जगहों पर बनाए गए जहां पर फिलहाल उसकी जरूरत नहीं थी। इस तरीके की शिकायतें जो है वो लोग करें। बहरहाल उम्मीद यह है कि वज़ीर आज़म साहब इस पूरे मामले की संजीदा नोटिस लेंगे और इसका सद्जवाब भी ढूंढेंगे। अब जरा बात करते हैं सरहदों के बाद जो इम्तिहानात चल रहे हैं। बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने अपनी एक और नोटिफिकेशन जारी की है और साबिका नोटिफिकेशन को कलअदम करार देते हुए कहा है कि अब इम्तिहानात जो बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होंगे 2019 के हवाले से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2019 और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग और बैचलर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कोर्सेज और टेक्नोक्रेट्स के लिए 2019 का जो शेड्यूल था उसे रिशेड्यूल कर दिया है और अप्रैल 28 2019 को अब ये इम्तिहानात जो है वो होंगे। 28 अप्रैल 2019 को अब ये इम्तिहान होंगे। इससे पहले एक नोटिफिकेशन आया था, इससे पहले उसमें डेट दी गई थी, अब ये रिशेड्यूल कर दिए गए हैं। 28 अप्रैल को ये इम्तिहान होंगे और तफसीलात के लिए आपको बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वेबसाइट को देखना होगा, जहां पर डिटेल के साथ ये सारी तारीखें जो है वो दे दी गई है। लेकिन एक इतला के तौर पर हम आपको बता रहे थे कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने अपने इम्तिहानात जो साल 2019 के लिए उन्हें लेने थे, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो साल 2019 के लिए लेना था, उसको रिशेड्यूल कर दिया है और शेड्यूल डेट्स जो है वो उनकी वेबसाइट पर दस्तयाब है। काफी अहम इतला जो थी वो आपको हम बता रहे थे। अब जरा बात बताएंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर एक बड़े स्कैंडल की और किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस को जो बाहर से कुछ चीजें मंगवानी थी और सीकॉप का जो नाम सामने आ रहा है, किस तरीके से सीकॉप ने चूना लगाया जम्मू कश्मीर पुलिस को। लेकिन जब जम्मू कश्मीर पुलिस की नोटिस में यह पूरा मामला है, उसके बाद क्या हुआ हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह फैसला लिया था, साबिका डायरेक्टर जनरल पुलिस एसपी वेद साहब की सरबराही में यह फैसला लिया गया था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के ट्रैफिक डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक चालान मशीन दी जाए। वही ऑटोमेटिक चालान मशीन जो आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और दीगर रियासतों के अंदर देखते हैं, जब किसी गाड़ी का चालान होता है तो ऑटोमेटिकली वो कार्ड को स्वैप करते हैं और उसके बाद उसका चालान जो है वो कटता है। ये ई सिस्टम, ये जो ई कॉमर्स का सिस्टम जो था उसको इंप्लीमेंट करने की बात जो थी वो आ रही थी और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रपोजल मूव किया गया, जिस प्रपोजल को पास किया गया और उसके बाद सीकॉप जो स्टेट का एक बहुत बड़ा इदारा है, उनको ये पूरा प्रोसेस जो है टेंडर फ्लोट करने के बाद दिया गया और उनसे कहा गया कि बेहतरीन मशीन जो है वो आप पुलिस डिपार्टमेंट को दे। और जो इब्तिदाई खबरें हमारे पास आ रही थी
وہ پہلے دن ہی اس بات کی اشارہ کر رہی تھی کہ جو مشین دی گئی ہے وہ اس کمپنی کی نہیں ہے جس کمپنی کے نام پر بل نکالا گیا تھا. اور جب یہ خبر آہستہ آہستہ کر کے سامنے آئی اور خود ذمہ داروں نے دیکھا کہ جس مشین کو دیا گیا ہے وہ اتنی ہیوی مشین نہیں ہے, تو انہوں نے خود بھی اس بات کی تحقیق کی اور اس کمپنی کے ساتھ رابطہ قائم کیا جس کا نام تھا وہن ٹیکنالوجیز, اور انہیں کہا گیا کہ کیا سیکوپ کی طرف سے کوئی آپ کو بات کہی گئی ہے کہ آپ یہ مشین دے دیجئے, چالان مشین دے دیجئے. تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کیے, کہا کہ انہوں نے سیکوپ جموں کشمیر کی طرف سے کوئی اس طریقے کا پروپوزل منہ نہیں ہوا اور انہوں نے کوئی مشین بھی نہیں دے دی ہے. ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے, اور دوسرا مسئلہ جو یہاں پر تھا وہ یہ تھا کہ جو مشین 22,000 روپے کی تھی, محض 22,000 روپے کی تھی, اسے 2,02,000 روپے میں دینے کی بات جموں کشمیر پولیس کو دی گئی اور آنن فانن میں یہ آرڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے. اور جب یہ بات پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کے سامنے آئی اور یہ معاملہ پولیس ہیڈ کوارٹر کا تھا تو باضابطہ طور پر کرائم برانچ نے اس کی انویسٹیگیشن شروع کی, اور ابتدائی انویسٹیگیشن کے دوران ہی پتہ لگا کہ سیکوپ نے چونا لگایا جموں کشمیر پولیس کو. اور یہ بات جوں ایسٹیبلش ہوتی رہی, اس کے فوراً بعد اب گورنر انتظامیہ نے فیصلہ لیا کہ اینٹی کرپشن بیورو جو بنایا گیا ہے وہ اس پورے معاملے کی تحقیق اور تفتیش کرے گا, اور سیکوپ سے لے کر اگر جموں کشمیر پولیس کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس پر کسی طریقے سے لیت العیل سے کام لیا ہوگا تو اس پر کارروائی ہوگی. تو یہ اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اینٹی کرپشن بیورو کس طریقے سے اس پر کارروائی کرے گا. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ جو 22,000 کی مشین تھی جو 20 سے 22,000 روپے میں خریدنی تھی وہ ہم نے 2 لاکھ میں خریدی. سرکاری ڈپارٹمنٹ کو چونا لگانے کی کوشش کی, لیکن ابھی تک بھی کوئی بڑی کارروائی اس پر نہیں ہوئی ہے. بڑا سوال یہاں پر یہ ہے, جس طریقے سے ستیہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کرپشن رگ رگ کے اندر ہے, لیکن اگر سرکاری تنتر کے اندر اس طریقے کی بات ہو تو سیکوپ کے ذمہ داروں کو آج تک کارروائی کے لیے کیوں نہیں بلایا گیا, ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی, کیا کچھ کارروائی ہوئی, اس پر پردہ داری کیوں ہو رہی ہے. ایک بڑا سوال آج یہ بھی پیدا ہوتا ہے. لیکن بڑی بات ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس ذرائع سے خبر ہے کہ ڈاکیومنٹس جو تھے جو دیے گئے تھے اس کمپنی کے وہ بھی ٹیمپرڈ تھے, اور جو مشین تھی وہ بھی ٹیمپرڈ تھی, کیونکہ اس پر لیبل لگایا گیا تھا کسی اور کمپنی کا, مشین لی گئی تھی کسی اور کمپنی کی. یہ انویسٹیگیشن رپورٹ کے اندر تحریر لکھا گیا ہے جو ہمارے پاس ذرائع سے خبر ہے. لیکن بڑی بات یہ ہے کہ FIR آلریڈی لانچ ہو گئی ہے, اور اب جو ہے وہ اینٹی کرپشن بیورو اس پورے معاملے کی تحقیق کرے گا اور تفتیش کرے گا اور دیکھے گا کہ پولیس لائن سے لے کر سیکوپ تک کون کون سے لوگ اس میں ملوث ہیں. اس پر بھی ہماری پوری نظر رہے گی. اگر کوئی کارروائی ہوئی ہم آپ کو بتائیں گے, نہیں ہوئی تب بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ وعدے وفا ہوتے ہیں یا وعدے صرف وعدے تک ہی محدود رہیں گے. اب ذرا فٹافٹ سے ہم آپ کو اور بھی ایک دو خبریں جو ہے وہ کافی اہم ہیں, اور ایک خبر ہم آپ کو بجلی کی بتا دیں. اب بجلی استعمال کرنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ اب ڈیجیٹل میٹر ریاست جموں کشمیر کے اندر لگیں گے. بجلی ہو نہ ہو لیکن ڈیجیٹل میٹر لگیں گے. اسی طریقے سے ڈیجیٹل میٹر لگیں گے اور پری پیڈ میٹر لگیں گے جس طریقے سے موبائل فونوں کو آپ استعمال میں لاتے ہیں. یعنی آپ 10 روپیہ ڈالیں گے تو 10 روپے کی کال ہی کر پائیں گے. آپ 300 روپے کا ریچارج کریں گے تو اسی طریقے کا انٹرنیٹ اور اسی طریقے کی موبائل کالنگ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب وہی پیٹرن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ آف پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا جموں کشمیر کا ہے وہ بھی کرنے جا رہا ہے, اور ریجنل جو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ریچارج والے بجلی میٹروں کو استعمال کرنے کی بات سامنے رکھی جا رہی ہے, اور اگلے 5 ماہ میں 4 لاکھ سمارٹ میٹر نصب کرنے کی بات جو ہے وہ سامنے رکھی گئی ہے, اور آنے والے 1-2 دن کے اندر اندر اس پر کام جو ہے وہ شروع کیا جائے گا. ریسرچ ڈالو, بجلی استعمال کرو, نیا نعرہ ہے PDD کا کہ ریچارج ڈالو, بجلی استعمال کرو. اگلے 5 ماہ میں 4 لاکھ سمارٹ میٹر نصب کرنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے گا, اور محکمہ کی نجکاری کے لیے ٹھیکہ الاٹ کر دیا گیا, اور پرائیویٹ کمپنیوں کے نیارے ویارے ہو گئے ہیں. وادی میں بجلی بحران کے بیچ سرکار نجی کمپنیوں کا فائدہ پہنچانے میں کوئی بھی موقع گنوانا نہیں چاہتی ہے, اور اب پرائم منسٹر ڈیولپمنٹ اسکیم کے تحت وادی میں نئے سمارٹ میٹروں کی تنصیب کا کام اگلے 4 ماہ میں شروع کیا
کیا جا رہا ہے۔ محکمہ اگرچہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس سے بجلی چوری میں کمی واقع ہوگی اور ساتھ ہی صارفین کتنی بجلی استعمال کریں گے اس کے بارے میں بھی بروقت انہیں اطلاع موصول ہوگی، لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو بیسک انفراسٹرکچر ہمارا ہے وہ کب تیار ہو کر سامنے آئے گا، اور اس کے بعد یہ ڈیجیٹل اور ریچارج میٹر کیا فائدہ دے گا، یہ تو اپنی جگہ ہے۔ کچھ مختلف لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی آراء اس معاملے پر لکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ آج تک بہت بار وعدے تو کیے گئے کہ بجلی 24/7 ہوگی، لیکن کبھی وہ دیکھنے کو نہیں ملی۔ ہلال صاحب اس طریقے کی بات جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، اور کپواڑہ سے یہ لوگ جو لوگوں کا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ محکمہ بجلی کے اعلیٰ افسران کبھی کپواڑہ بھی آ کر دیکھے اور دیکھے کہ حالات کیسے ہیں۔ بانہال اور بسولی سے بھی لوگوں کی شکایت ہے کہ بجلی کیا ہوتی ہے انہیں تو پتہ ہی نہیں، نہ تو محکمے کا کوئی عمل دخل یہاں پر ہے۔ اس طریقے کی باتیں عوام لکھ رہی ہے، لیکن ہم آپ کو بتاتے چلے کہ آلسٹینگ گرڈ پر جو تعطل لگا ہوا تھا وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہونے کی امید ہے، کیونکہ جو معاملہ پھنسا ہوا تھا چند ٹاورز کو نصب کرنے کا بڑگام کے اندر، وہاں پر ضلع ترقیاتی کمشنر بڑگام نے اب اس پورے معاملے کو سنجیدگی سے نپٹانے کا فیصلہ لے لیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ گورنمنٹ ٹو گو فار کمپلسری لینڈ ایکویشن، یعنی اگر زمین دی گئی تو ٹھیک 3 بار موقع دیا جائے گا، نہیں دی گئی تو پھر اس کے بعد جو قانون کہے گا اسی حساب سے زمین کو لیا جائے گا، کیونکہ چند ٹاورز ابھی بھی مکمل ہونے باقی ہے۔ جو ٹاورز لگانے تھے تقریباً 158 ٹرانسمیشن ٹاورز لگانے تھے آلسٹینگ گرڈ اسٹیشن کو چالو کرنے کے حوالے سے، اس میں ابھی بھی تقریباً 45 ٹاور جو ہے وہ نصب نہیں کیے ہوئے ہیں، کیونکہ لینڈ ڈسپیوٹ انٹائر بڈگام ضلع کے اندر آ رہا تھا، اور اب اس پر ضلع ترقیاتی کمشنر نے سختی کے ساتھ قدم اٹھانے کا فیصلہ لے لیا ہے، اور کہا کہ 3 بڑے چانسز دیے جائیں گے زمین مالکان کو، اور جو نارمز ہوں گے اس کے تحت انہیں کمپنسیٹ کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے نہیں مانا تو اس کے بعد جو سیکنڈ لائن اڈاپٹ کرنے کی ہوگی کمپلسری لینڈ ایکویشن کا، اس کو اس طریقے سے لیا جائے گا۔ تو یہ آج کے معاملات اور موضوعات تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا فیڈ بیک اس پروگرام کے بارے میں ہمیں ضرور دیں گے۔ فی الحال اپنے میزبان اشفاق گوہر کو دیں گے آپ اجازت، اس امید کے ساتھ کہ کل صبح 8:30 بجے پروگرام سلام جے کے میں ہوگی دوبارہ آپ سے ملاقات۔ معاملات ریاست کے بھی رہیں گے اور ملک کی بھی رہیں گے، لیکن تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں ہم سب کو رکھے یاد۔ اللہ حافظ۔